एक तरफ प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है एक बुरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद खराब हो रही है दोस्तों। और खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। खबर है CSDS का एक सर्वे, और यह सर्वे उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिया है। जी हां, वो उत्तर प्रदेश जिसने एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटें दी थी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सांसद बन चुके हैं। हालांकि इस बार जब वो सांसद बने तो बामुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा और उत्सुकता होगी कि आखिर ये बुरी खबर क्या है। ये बुरी खबर यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद CSDS जनता के बीच गया और उसने एक सवाल पूछा। सवाल ये कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन वाजिब है, कौन बेहतर है। और क्या आप जानते हैं कि जो नतीजे आए उसमें 36% लोगों ने राहुल गांधी में अपना विश्वास जतलाया और 32% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जतलाया। एक बार फिर इस आंकड़े को देखिए, 36% राहुल गांधी, 32% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। आपके जहन में सवाल होगा कि भाई सिर्फ 4% का फर्क है। नहीं, खबर यह नहीं है। पहली बात यह कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। और ये वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ये ना भूलें कि एक जमाने में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आसपास कोई नहीं था। प्रधानमंत्री की 70% लोकप्रियता थी और आज वो 70% आकर गिर गया है 32%। इस गिरावट को देखिए दोस्तों, 70% से 32%। अब आप समझे कि संसद के अपने संबोधन में जहां उन्हें एनडीए ने अपने नेता के तौर पर चुना था, प्रधानमंत्री ने आखिर राहुल गांधी के 11 साल पुराने एक्शन की चर्चा क्यों की थी। जब उन्होंने एक पेपर को फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री आखिर क्यों कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी तो वो हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री का अपमान किया। जबकि वो बात पुरानी हो चुकी, फिर भी प्रधानमंत्री उसकी याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उनके सपनों में आने लगे हैं। और अब CSDS का सर्वे सामने आ रहा है दोस्तों। कई अन्य बुरी खबरें भी मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह का मुस्लिम विरोधी सियासत करती रही है, अब उसके लिए करना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। मगर एक और खबर आपकी स्क्रीन पर, यह खबर ये बता रही है कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक न्याय यात्रा। और इस न्याय यात्रा का परिणाम यह था कि कांग्रेस को 41 सीटों का फायदा हुआ इन 2 यात्राओं की वजह से। ये ना भूलें दोस्तों कि ये वो यात्राएं थी जिसे मीडिया ने दिखाया ही नहीं। कल्पना कीजिए अगर इन 2 यात्राओं को मीडिया, जो कि 99% घरों तक पहुंचता है, जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, अगर ये यात्राएं दिखाई गई होती तो इसका क्या असर पड़ता। हालांकि यह भी हकीकत है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम इन राज्यों में यह यात्रा नाकाम रही। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने पूरी कांग्रेस को खरीद लिया था। ठीक चुनावों से पहले कमलनाथ अपने बेटे के साथ भाजपा में जाना चाहते थे। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब कमलनाथ ने कांग्रेस की मदद करने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अंदर एक अलग किस्म का सिविल वॉर चल रहा था कांग्रेस के अंदर। नेता आपस में लड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। उसके नेता सही तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे थे इन राज्यों में। क्या यह वजह था कि इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया? अब सोचिए, अगर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं को सामने बिठाकर उनसे ये कहें कि भाई अपने मतभेद को दूर कर लीजिए, अगर वो मध्य प्रदेश में पार्टी के अंदर नए तरीके से जान फूकें, तो सोचिए अगले लोकसभा चुनावों में इन राज्यों से भाजपा को कितनी कठिन चुनौती मिलने वाली है।
इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों में राहुल गांधी आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश कह रहा है 36% राहुल गांधी और 32% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने एक और चीज पर गौर किया होगा जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान बार बार खींचा है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी जगह जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। वो जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं, जिसका असर उड़ीसा में है, जहां पर भाजपा सत्ता में आ गई है, मगर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। उल्टा अयोध्या की जनता को, फैजाबाद की जनता को भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार गाली दे रहे हैं दोस्तों। इनके कई समर्थक ये तक कह रहे हैं कि भाई, अगर आप अयोध्या जाएं राम मंदिर में दर्शन करने, तो वहां स्थानीय लोगों को मदद ना करें, स्थानीय लोगों की मदद ना करें, उनके बिजनेस को पनपने ना दें। इतनी शर्म की बात है ना दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू हितैषी नहीं है। ये लोग मुस्लिम विरोध की राजनीति करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनके मन में हिंदू का दर्द है या श्री राम को लेकर इनमें कोई आस्था है, बिल्कुल नहीं है। देखा ना, प्रधानमंत्री जय श्री राम भूल गए। अयोध्या की जनता को गाली दी जा रही है, वहां के हिंदुओं को गालियां दी जा रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि मुसलमानों को भी जो टारगेट किया जाता है ना, वो सिर्फ सियासत के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें वोट मिल सके, ताकि आपके हिंदुओं के वोट उन्हें मिल सकें। वरना अगर हिंदुओं की इतनी परवाह होती, तो जब दिल्ली पुलिस ने हमारी हिंदू महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा था, तो दिल में दर्द होना चाहिए था ना। मगर इन्हीं महिला पहलवानों को, जो हिंदू थीं, भाजपा के अंधभक्त गाली दे रहे थे, भाजपा के नेता गाली दे रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिएगा, उत्तराखंड की अंकिता, उसे मौत की घाट उतार दिया था और आरोप लगा था भाजपा के नेता के बेटा पर। उसका नाम पुलकित आर्या था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदू बेटी थी ना, मगर आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई भाजपा का नेता गया था अंकिता के पक्ष में आवाज उठाने? क्योंकि अंकिता तो हिंदू थी। आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्योंकि कटघरे में भाजपा का नेता था। यानी कि इनके मन में सिर्फ भाजपा को बढ़ावा देना है और उसके इंटरेस्ट, उसके ही हित हैं, हिंदू के हित नहीं है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि तीसरी पारी की शुरुआत हो रही है और अब प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्रित हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर। मगर इन दोनों की एक और तस्वीर देखिए दोस्तों। देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नमाज पढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह की तस्वीर राहुल गांधी की आई होती, इसी तरह की तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल की आती है या अखिलेश यादव की आती है, तो भाजपा किस तरह से उन पर निशाना साधती है, उन्हें मुस्लिम परस्त बताती है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है। मगर आज जिन दो लोगों पर इनका भविष्य आश्रित है, वो इस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं। इनकी ढेरों ऐसी तस्वीरें हैं। क्या भाजपा इनके खिलाफ कुछ बोलेगी? क्या भाजपा के अंधभक्त, उनके समर्थक, जो ऐसी तस्वीरों के सहारे विपक्ष पर निशाना साधते थे, मुसलमानों पर निशाना साधते थे, कुछ कहेंगे? बात वहां तक नहीं रुकी हुई दोस्तों। अगर आप टीडीपी के घोषणा पत्र पर निगाह डालें, इसमें मुसलमानों के उत्थान के बारे में कई बातें कही गई हैं, कई बातें कही गई हैं, और कहनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के उत्थान के बारे में, बल्कि अन्य जो अल्पसंख्यक हैं, यानी ईसाइयों के उत्थान के बारे में भी कई बातें कही हैं। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, हम इन्हें भूल तो नहीं सकते ना। तो टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा मुसलमानों को कई चीजें देने का ऐलान किया था। अब याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना झूठ बोला था कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में कि अगर आपकी 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों को घुसपैठ या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था, मुजरा और न जाने क्या क्या, मछली, मटन, मुगल, सब तरह की बातें की। मगर अब भाजपा इस सवाल का जवाब दे कि टीडीपी के घोषणा पत्र में मुसलमानों को कई चीजें देने की बात कही गई है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि टीडीपी घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति की तरफ इशारा भी कर रहा है। मैं आपके सामने ला रहा हूं टीडीपी घोषणा पत्र के कुछ अंश आपकी स्क्रीन पर। 50 बरस से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपए, हर मस्जिद के रखरखाव के लिए 5,000 रुपए महीना और 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता राशि। इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा हर सभा में चंद्रबाबू नायडू ने किया है। एक बार फिर देखिए दोस्तों ये घोषणा पत्र। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ ईदगाह एंड ग्रेवयार्ड्स इन मेजर सिटीज फॉर माइनॉरिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हज हाउसेज नियर विजयवाड़ा, Noor Bhasha Corporation set up an allocation of 100 crores every year, honorary pay of 10,000 and rupees 5,000 per month for imams and maulanas. उसके अलावा appointment of qualified imams as government qazis, financial assistance of 5,000 per month for maintenance of mosques, rupees 1 lakh assistance. यहां पर न सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात की गई बल्कि ईसाइयों की भी। आफ्टर ऑल ये दोनों इस देश के नागरिक हैं। मगर याद कीजिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द का जिक्र भी नहीं था। माइनॉरिटीज की बात की जा रही थी, मगर प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में कितनी गलत बयानी की थी कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब बात यहां नहीं रुकती है। आपकी स्क्रीन पर यह है जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी ने रेड माइक को दिए गए इंटरव्यू में 2-3 बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्ता में भाजपा के साथ रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ प्रचार नहीं चलाने देंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं में भाजपा ने जो भी कह दिया वो पुरानी बात हो गई, आगे नई दिशा। यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान नागरिक संहिता, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम सुधार के खिलाफ नहीं है, मगर सभी से बातचीत करके हमें आगे बढ़ना होगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? भाजपा की राजनीति में आने वाले वक्त में बदलाव आएगा और आना भी चाहिए। यह भाजपा के लिए अच्छा भी है, क्योंकि आप समाज के अंदर, देश के अंदर कब तक जहर उड़ेलेंगे। और सबसे अच्छी बात, जब इस तरह की जहरीली बातें नहीं कही जाएंगी तो गोदी मीडिया में भी उन मुद्दों पर डिबेट्स नहीं होंगे। और जब गोदी मीडिया में उन मुद्दों पर डिबेट्स नहीं होंगे तो हमारी जो जनता है उसकी नसों में जहर नहीं भरा जाएगा। यही नहीं, अग्निवीर के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड हो या चिराग पासवान लगातार दबाव बना रहे हैं कि अग्निवीर मुद्दे पर पुनर्विचार होना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मर्म था उस पर उसी के सहयोगी दल हमला बोल रहे हैं। और यह प्रधानमंत्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कहा जाए, जैसे मैंने कहा, कि अगर आपकी राजनीति में जहर ना हो तो यह देश की जनता के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों ने कुछ किया है तो देश के ताने बाने को बर्बाद किया है। यह ना भूलें कि जब कोरोना की पहली लहर थी तो कोरोना से मुकाबला करने के बजाय मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही थी। यह ना भूलें कि कर्नाटक के चुनावों से बाकायदा नारा दिया गया भाजपा की तरफ से कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार हो। जो तमाम मंदिर के आसपास मुसलमान अपने ठेला लगाते हैं उन्हें हटा दिया जाए। इस तरह की बातें की जा रही थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे करने की कोशिश की जा रही थी। अब यह सब नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में यह बड़ी बात आने वाली है। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी का खौफ और दूसरी तरफ पुरानी नफरती राजनीति का खात्मा। यानी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी का जो नारा था उस पर आखिरकार प्रधानमंत्री को अमल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उनकी सरकार का भविष्य अधर में, मुश्किल में। और हां दोस्तों, चुनौती एक और है जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के सामने। जब भी लोकसभा के अंदर स्पीकर का चुनाव होगा तो यह तय करना होगा कि इन्हीं सहयोगी दलों से स्पीकर हो, क्योंकि भाजपा को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि साम दाम दंड भेद से, पैसे से
जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के जो सांसद हैं उन्हें तोड़ दिया जाए और भाजपा में शामिल कर लिया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2019 में क्या हुआ था, जब टीडीपी को तोड़कर भाजपा में शामिल कर लिया गया था। मुझे बहुत शॉकिंग लगता है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू इस बात को कैसे भूल गए। और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि स्पीकर हमारा होगा, तो माफ कीजिएगा, मुझे कहने से थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है कि इन दो नेताओं से ज्यादा नासमझ कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्पीकर नहीं हुआ तो 2019 की तरह आपकी पार्टी को तोड़ने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त भाजपा बहुमत से 32 सीटें दूर है और वो चाहेगी कि अपने दम पर बहुमत हासिल कर सके। और वो ये भी जानती है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ तो दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे, और अगर दोबारा चुनाव हुए तो टीडीपी को और जनता दल यूनाइटेड को जो है वो सहानुभूति मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, उससे पहले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और हो सकता है ये दोनों पार्टियां जो हैं वो समर्थन दे दे। किसको? ये दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन दे दे, यानी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टीडीपी और नीतीश कुमार ये कहें कि स्पीकर हमारा हो, ताकि हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। इस तरह से कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमानी बात नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये खबरें आ रही हैं लगातार दोस्तों कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट देश में आ रहा है। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं कर पाएंगे, लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सामने एक आर्थिक संकट है और आप लोगों का ध्यान किस तरह से इधर उधर करते हैं? धर्म की बात करके, हिंदू खतरे में, इस तरह की बातें करके। अब मोदी सरकार को एक काबिल वित्त मंत्री जो है वो पद पर बिठाना पड़ेगा, ताकि वो देश के आर्थिक संकट का सामना करे और देश को उससे बाहर निकाले। मेरे शब्द को याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा महीने नहीं रह गए हैं, देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होने वाली है। और दोस्तों, जब हम टीडीपी और बीजेपी और उसी तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में अविश्वास की बात करें, तो इन दोनों का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है। इन दोनों के इतिहास में बहुत कड़वाहट है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नीतीश के बारे में अमित शाह ने क्या कहा था, और अमित शाह या ये कहा जाए भाजपा में न जाने के बारे में नीतीश कुमार ने क्या कहा था। सुनिए, कुछ महीनों पहले की बात है ये। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। यानी कि नीतीश कुमार ये कस्में खा चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी पे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मगर नहीं जाऊंगा। और आप देखिएगा, अमित शाह ने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बेशर्मों की तरह दोनों साथ आकर खड़े हो गए हैं। वो कौन सा हिंदी की कहावत है, थूक कर, पता नहीं कौन सी कहावत है, मैं भूल गया, ऐसी कुछ कहावत है। तो राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है और इसके अलावा विपक्ष जो है वो चुनौती दे रहा है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो 100 सीटें भी नहीं पहुंची, इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं मगर भाजपा को 240, यानी कि भाजपा को इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली हैं। ये सब सही है दोस्तों, मगर ये ना भूलें कि एग्जिट पोल्स ने भाजपा गठबंधन को 400 सीटें दी थी, 400 सीटें नहीं मिली हैं। बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली, और किससे मुकाबला करके? उन पार्टियों से मुकाबला करके जिनके नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, जिनके बैंक खाते आपने फ्रीज कर दिए। सबसे बड़ी बात,
इन नेताओं को कोई भी मीडिया में दिखाता ही नहीं था। टेलीविजन भूल जाइए, अखबारों पर भी निगाह डालिए, हर अखबार में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। अधिकतर जनता को तो यह भी नहीं पता था कि भाई विपक्ष की तरफ से है कौन। इसके बावजूद भाजपा बहुमत से दूर रह गई। और सबसे शॉकिंग खबर जिस पर मैं चाहूंगा आपका ध्यान जाए, और वो खबर यह है दोस्तों, पूनम अग्रवाल ने खबर की है कि कई सीटों पर वोटों की गिनती को लेकर गड़बड़ी आ रही है, ढेरों सीटों पर। क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या इस मामले को लेकर हकीकत सामने उभर कर आएगी? इस सब पर विचार किया जाना चाहिए और इस सब को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाला जो वक्त है दोस्तों बहुत दिलचस्प है और मेरे मंच पर उसका एनालिसिस मैं आप तक लगातार पेश करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।